हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर ISPCS चैनल। आज डेट है 29 अगस्त 2023 और करंट इशू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इशू एनालिसिस को। पहला जो आर्टिकल है हमारे पास वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना को 9 साल पूरे हुए हैं। इस वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करा है इस उपलब्धि पे। तो चलिए पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है क्या। देखिए, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये अनाउंस हुई थी 15 अगस्त 2014 को। बेसिकली एक ये ऐसा नेशनल मिशन था सो डैट कि सभी लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, सो डैट वो फाइनेंशियल सर्विस को एसेस कर पाए। तो ये सारी चीज़ें थी। जैसे फाइनेंशियल सर्विस में जैसे क्या क्या आ गया, जैसे बैंकिंग हो गया, सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट हो गया, रेमिटेंस हो गया, क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया इन एन अफोर्डेबल मैनर। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आती है। ठीक है, एक्चुअली फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है मैं ये बता देता हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब जो ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इन सभी फाइनेंशियल सर्विसेज हर किसी लोग मतलब सभी लोगों तक पहुँचे, इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। इंक्लूजन मतलब सभी लोगों का इंक्लूड होना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बोलते हैं। और जब हम फाइनेंशियल सर्विसेज को सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं वही चीज़ हमारे लिए क्या हो गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गई। तो आई होप इतनी चीज़ आप समझ पाए होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। ऑब्जेक्टिव तो मैंने यही बताया कि सभी के लिए जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, सर्विस हैं, उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पे देना। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज करना कि जो कॉस्ट है वो लो हो सके और वाइडन रीच हो सके। वाइडन रीच का मतलब है कि सभी लोगों तक चीज़ें फैल सके, तभी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाएगा। इसके अलावा जो इसके बेसिक टीनेट्स है वो हैं कि बैंकिंग फॉर अनबैंक। बैंकिंग फॉर अनबैंक का मतलब है उन सभी लोगों के लिए बैंकिंग की व्यवस्था करवानी जो कि अनबैंक्ड है। अनबैंक्ड मतलब जिनका अभी खाता नहीं खुला है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे जीरो बैलेंस एंड जीरो चार्जेस के साथ उस टाइम पे यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से लोगों के बैलेंस खुले। अगर देखो आप कभी भी बैंक में जाओगे ना, तो बैंक में जाओगे तो वो बैंक वाले जब आपका अकाउंट खुलाएंगे ना, तो वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ आप अमाउंट यहाँ पे जमा कर दिए, 1000 रुपये या 500 रुपये आपको अपने अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा जब आप अपना नया बैंक अकाउंट खोलते हैं। बट जब जनधन योजना आई थी तो उस टाइम पे हमें कोई बैलेंस देने की ज़रूरत नहीं थी और सीधे अपना अकाउंट खुलवा सकते थे विदाउट एनी KYC। हम सीधे ये चीज़ कर सकते थे। ठीक है, मिनिमम पेपर वर्क के साथ अपना बैंक अकाउंट खुला सकते थे। तो जो अनबैंक थे मतलब जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था तो उनको बैंकिंग की व्यवस्था करवाई। ठीक है, सिक्योरिंग द अनसिक्योर। सिक्योरिंग द अनसिक्योर का मतलब क्या है कि हमने क्या करा, इंडिजीनियस डेबिट कार्ड को प्रोवाइड करवाया लोगों को सो डैट वो कैश को विड्रॉल कर पाएँ। ठीक है, पेमेंट कर पाएँ कहीं पे भी। इसके अलावा जो फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो कवरेज है वो 2 लाख तक का देने की यहाँ पे प्रावधान है। ठीक है, फंडिंग द अनफंड। फंडिंग द अनफंड मतलब जिनके पास फंड की कमी है उनको फंड पहुँचाना, जैसे अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट के द्वारा, जैसे माइक्रो इंश्योरेंस के द्वारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देना और माइक्रो पेंशन एंड माइक्रो क्रेडिट लोगों को देना। जब माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटे छोटे जो लोन वगैरह है, छोटे छोटे लोन है, छोटे छोटे लोनों को प्रोवाइड कराना उनके लिए जो कि जिनको इम्पोर्टेंट है, जो अपनी कोई भी बिजनेस वगैरह खोलना चाहते हैं, छोटे बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए फ़ंड की व्यवस्था कराना, इंश्योरेंस की व्यवस्था कराना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। देखिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है, सपोज आपके बैंक में जीरो बैलेंस है बट आप रेगुलर आपके बैंक में पैसे रहते हैं, बट कभी ऐसा हो गया कि आपके बैंक में जीरो बैलेंस हो गया, आप रेगुलर कस्टमर हैं, आप पे क्रेडिबिलिटी है बैंक की, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। किसके द्वारा, बैंक के द्वारा, कि अगर आपके अकाउंट में नहीं भी हैं तो आप एक मिनिमम अमाउंट मान लीजिए 10,000 तक निकाल सकते हैं और फिर जब आपके पास पैसे होंगे तो बैंक उसमें से काट देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। इसके अलावा इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट देखिए, इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है लोगों की लाइफ पे। एक ये पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव था जिसमें हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जब भी कोई स्कीम आती है तो अगर लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होता तो जो बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो किस तरीके से दिया जाता। बट जब से ये चीज़ भी है तो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाने लगा। उसके अलावा कोविड में जब फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी तो लोगों को इस जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में जब बैंक अकाउंट खोले गए तो उस तरीके से फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया डायरेक्ट उनके बैंक में ही। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री किसान
सम्मान निधि है तो 6000 लोगों के डायरेक्ट बैंक में दिए गए। इसके अलावा जो इंक्रीज वेजेस हुए हैं मनरेगा के अंदर तो फिर लोगों को जो पैसे थे वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में गए। इसके अलावा लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कवर हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर हुई हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। नाउ बढ़ते हैं B20 समिट के बारे में हम बात करते हैं। अभी तक तो आपने सिर्फ G20 समिट सुना होगा, अब आप B20 समिट भी सुन लेंगे। B20 का मतलब क्या है? इस B का मतलब होता है बिजनेस 20। देखिए जो G20 जो कंट्रीज है ना, उन 20 कंट्रीज़ के जो बिजनेस है, मतलब जो बिजनेस के बारे में जब वो 20 कंट्री डिस्कस करते हैं ना, तो उसको ही B20 समिट कह लिया गया है। जो ये समिट था, ठीक है, इसका जो थीम था मतलब वो था रेज, RAIS। ये जो भी चीज़ें जो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी मेंस आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। तो रेज की फुल फॉर्म क्या है? रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो B20 समिट क्या करता है कि जितने भी पॉलिसी मेकर होते हैं, बिजनेस लीडर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उन सभी लोग होते हैं वो एक साथ आते हैं और साथ में डिस्कशन करते हैं कि बिज़नेस के बारे में कि किस तरीके से बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो B20 जो समिट था ये इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में, ठीक है, एज द ऑफिशियल डायलॉग फोरम विद ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी। जब ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के साथ हम डायलॉग करते हैं, ठीक है, तो उसी को ही B20 समिट कहा जाता है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में, ठीक है। ये ऑफिशियल डायलॉग है किसका? G20 का, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही। अब देखिए इसके अलावा देखिए PM एड्रेस B20 समिट, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ये न्यूज़ में भी था और इसलिए मैंने यहाँ पे आपको चीज़ें बता दी। इसके अलावा जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब B20 समिट को जब क्या किया, एड्रेस किया, तो उस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें कही ना, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली जो ये चीज़ें हैं ये मैंने PIB से ली है, सो डैट जो भी प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कहा जाता है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, वो सारी की सारी PIB में आती है, आप सभी को पता, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो यही चीज़ हम जानते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी ने वहाँ पे क्या कहा है। तो उन्होंने सिंपल से पहले हमारा जो ल्यूनर मिशन है उसके बारे में बात करी। उन्होंने बोला जो हम इंडिया का जो ल्यूनर मिशन है एक सक्सेस है, किसके लिए? साइंस एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसके अलावा इन्होंने बोला जो B20 की जो थीम है ना वो रेज है, आप सभी को मैंने अभी बताया। अब I का मतलब यहाँ पे क्या है? देखिए I का मतलब है यहाँ पे इनोवेटिव, है ना। बट इन्होंने कहा कि I का मतलब सिर्फ इनोवेटिव नहीं है, इनोवेशन नहीं है, इसका मतलब है इंक्लूजन भी है, इंक्लूसिवनेस भी है। मैंने अभी इंक्लूसिवनेस क्या बोला था? इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है सभी लोगों का भागीदारी होना, सभी लोगों का इंक्लूड होना। तो यहाँ पे है कि सिर्फ I का मतलब सिर्फ इनोवेशन नहीं है, उन्होंने कहा I का मतलब है इंक्लूसिवनेस होना भी। इसके अलावा इन्होंने बोला कि देखिए जो यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तभी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। इसके अलावा इन्होंने बोला कि अगर हमें फ्यूचर ग्लोबल ग्रोथ देखनी है तो वो जो फ्यूचर ग्लोबल ग्रोथ है ना वो डिपेंड करेगा फ्यूचर ऑफ बिजनेस पे। मतलब अगर बिजनेस बढ़ेंगे तो हमारा जो फ्यूचर ग्लोबल ग्रोथ है वो भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो कि बना सकता है इफ़िशिएंट एंड ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन। तो अब आप देखोगे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन को। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में क्या चीज़ें हैं? एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया और वेरियस अदर चीज़ें होंगी। तो इसका मतलब इंडिया अब अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे ही जोर देने की कोशिश करेगा और अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग चीज़ों में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा, सप्लाई चेन को बढ़ाएगा, सप्लाई चेन में जैसे लॉजिस्टिक पे वर्क करेगा और वेरियस अदर चीज़ों पे भी काम करेगा। तो एक ग्लोबल सप्लाई चेन इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा मुद्दा बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है जब आप चीज़ों को डेली बेसिस पे पढ़ते हो। इसके अलावा यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? बोथ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज बिजनेस मॉडल। सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखना है जब हम कोई भी अपनी ये सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है अपॉर्चुनिटी के लिए और बिजनेस मॉडल के लिए। इसके अलावा इंडिया ने एक फ्रेमवर्क को प्रिपेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रीन क्रेडिट फॉर बिजनेस जो फोकस करेगा प्लेनेट पॉजिटिव एक्शन को। ग्रीन क्रेडिट फॉर बिजनेस का मतलब क्या है कि ऐसे बिजनेस जो इन्वायरमेंट
को इम्पेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट असेसमेंट कर रहे हैं, और साथ में जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये क्लाइमेट रिलेटेड जो इशू है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए जो क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो डैट कि प्लानेट पॉजिटिव एक्शन हो सके। प्लानेट पॉजिटिव एक्शन का मतलब यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस कम हो सके, बिजनेस मॉडल इस तरीके से अपनाया जाए जो रिन्यूएबल हो, तो उन सभी के लिए ग्रीन क्रेडिट का मतलब यही चीज़ है, सो डैट कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो फॉसिल फ्यूल्स हो गया और अदर चीज़ें हैं, उनको कम करने के लिए जो इन्वायरमेंट बिजनेस मॉडल है उनको क्रेडिट देना ही ग्रीन क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जो बिजनेस शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग द परचेजिंग पावर ऑफ मोर एंड मोर पीपल। देखिए, जब भी क्या होता है, जो परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ती है तो दोबारा से वो अपना जो पैसा मार्केट में लगाते हैं, और फिर इस तरीके से जो चेन होती है वो चलती रहती है, और फिर से जो बिजनेसेस होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेसेस का फोकस ये होना चाहिए कि जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच नहीं होना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, सभी को हार्म हो जाएगा। ठीक है, नुकसान हो जाएगा। तो सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच में कोई कुछ नहीं रखा है। उन्होंने कहा है कि सभी को साथ लेके चलना है, जैसे कि हमने इंक्लूसिवनेस की बात करी और यहाँ पे परचेजिंग पावर बढ़ाने की बात करी है लोगों की। ठीक है, इसके अलावा हमें सोचना चाहिए किसके बारे में, ऐसे सिस्टम के बारे में जो कि इंटरनेशनल कंज्यूमर केयर डे जैसा हो, जो हेल्प करे कि बिजनेस एंड कंज्यूमर के बीच में ट्रस्ट को स्ट्रेंथ करने में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमें एक ऐसी नीड की ज़रूरत है जो कि इंटीग्रेटेड अप्रोच हो रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे अब बात की गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्रिप्टो करेंसी की बात भी की है, जिसमें हम क्या देखना चाहते हैं, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच देखना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा है कि इथिकल एआई को हमें प्रमोट करना है। उन्होंने क्या कहा है कि इथिकल एआई को प्रमोट करना है। उन्होंने कहा है कि देखिए भाई, जो एल्गोरिथम है ना वो बाइस्ड नहीं होना चाहिए। अगर एल्गोरिथम बाइस्ड होगा ना तो लोग वही चीज़ें देखेंगे जो उनको दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से हमारा जो इथिकल एआई है वो इथिकल होना चाहिए, वो बाइस्ड एल्गोरिथम पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नाउ यहाँ पे एक बात करते हैं हम कि अभी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है बासमती राइस के एक्सपोर्ट पे। अब ये चीज़ है क्या, मैं यहाँ पे आपको ढंग से समझाता हूँ। देखिए, एक्चुअली में क्या हो रहा था ना कि इंडिया ने 20 जुलाई 2023 को क्या कर दिया था, नॉन बासमती राइस पे क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। अब कुछ लोग क्या कर रहे थे ना, जो नॉन बासमती राइस है ना उसको एज ए बासमती बोल के क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पे अभी एक्सपोर्ट पे क्या कर दिया है, बैन लगा दिया गया है, किसके, नॉन बासमती राइस के। ठीक है, साथ साथ में बासमती राइस जिनकी वैल्यू $1200 से कम की है, $1200 पर टन से कम की वैल्यू के जो बासमती राइस है उनकी वैल्यू भी, उनका भी एक्सपोर्ट क्या कर दिया, बैन कर दिया। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट बैन कर दिया है किस वजह से, क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमारे जो डोमेस्टिक प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको चेक करने के लिए मतलब कम करने के लिए, और इसके अलावा हमारे इंडिया के अंदर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी हो सके, उस वजह से भी हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है। अब जो ये रिस्ट्रिक्ट किया है ना, यहाँ पे ये किसने करा है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे एपीटा भी कहते हैं। अब एपीटा क्या है ना, एपीटा के बारे में बताता हूँ। बेसिकली मैंने जो ये यहाँ पे लिया था, ये पर्टिकुलर आर्टिकल वो एपीटा के लिए ही लिया था। एपीटा पर्टिकुलरली क्या है, जो एक्सपोर्ट है बासमती राइस का उसको रेगुलेट करती है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने एपीटा के बारे में आपको बताया है कुछ। तो देखिए, एपीटा क्या होता है, एपीटा की जो फुल फॉर्म है वो है एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब जो ये एपीटा है इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में किया गया था। इस पर्टिकुलर एपीटा ने क्या किया था, एक जो पहले अथॉरिटी थी ना PFEPC, द अथॉरिटी रिप्लेस द प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को रिप्लेस करके एपीटा आया था 1985 में एक पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा, एपीटा एक्ट के द्वारा। और इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपको याद रखना है, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये फंक्शन करती है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, अब जो ये एपीटा का जो फंक्शन है ये एज ए सेक्रेटरीट काम करती है किसके लिए, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड के लिए, सो डैट ये इम्प्लीमेंट कर सके उन सभी एक्रीडेशन का
जो भी किया जा रहा है सर्टिफाइड बॉडीज़ के द्वारा अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो उनको सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है बॉडीज़ के द्वारा, एक्रीडिटेशन बॉडीज़ के द्वारा, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है सो डैट रेगुलेट किया जाए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का। इसके चेयरमैन, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और भी चीज़ें देखते हैं इसके फंक्शन है क्या, वही चीज़ मैंने बताया कि ये जो इंडस्ट्री रिलेटेड जो शेड्यूल प्रोडक्ट होते हैं उसका जो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, उस चीज़ को रेगुलेट करती है, देखती है। इसके अलावा ये रजिस्ट्रेशन करती है उन पर्सनस का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं आफ्टर, जब वो कुछ पेमेंट दे देते हैं, पेमेंट फीस देने के बाद जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर रही है ये एपीटा। ठीक है, इसके अलावा स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन को कुछ फिक्स कर रही है, जो एक्सपोर्ट के लिए क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन हो जाने चाहिए, उस चीज़ को फिक्स करती है। इसके अलावा ये इंस्पेक्शन करती है कहाँ पे, स्लॉटर हाउस में, किस चीज़ का, मीट प्रोडक्ट्स का, ठीक है, प्रोसेसिंग प्लांट्स का, स्टोरेज प्रेमाइसिस का, ठीक है, और भी चीज़ों का ये क्या करती है, इंस्पेक्शन करती है। तो इंस्पेक्शन का काम भी इसके पास है। इसके अलावा किस तरीके से पैकेजिंग को इम्प्रूव किया जाए शेड्यूल प्रोडक्ट का, शेड्यूल प्रोडक्ट मतलब जिनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है उनकी पैकेजिंग इम्प्रूव किस तरीके से की जाए उस चीज़ पे भी काम करती है। मार्केटिंग को इम्प्रूव करना शेड्यूल प्रोडक्ट का, जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया जो शेड्यूल प्रोडक्ट है, मतलब जो एक्सपोर्ट जिन प्रोडक्ट का किया जा रहा है उनकी मार्केटिंग को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन है उनका प्रमोशन करना एंड डेवलपमेंट करना किनका, शेड्यूल प्रोडक्ट का। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। एपीटा के पास मैंडेट है किस चीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल प्रोडक्ट। तो शेड्यूल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ये जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। एक चीज़ यहाँ पे देखिए बासमती राइस भी लिखा हुआ है, तो बासमती राइस के बारे में हमने पढ़ लिया। और अब बाकी चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। अब यहाँ पे बात करी गई है जिम्बाब्वे। अभी देखिए जिम्बाब्वे न्यूज़ में क्यों है, देखिए अभी हमने ना जितने दिन भी अपने लेक्चर को डिस्कस कराया है ये करंट इशू एनालिसिस को, तो आप देखेंगे जो ये अफ्रीकन कंट्री है ना, अफ्रीका है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अफ्रीका से कोई मैप पे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरनेशनल रिलेशन के उसमें पर्सपेक्टिव में। तो देखिए जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट है ना वो दोबारा री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो अपोजिशन थी ना, उन्होंने इस जो ये रिजल्ट आए हैं इन रिजल्ट को क्या करा है, इन रिजल्ट का अपोज करा है। क्यों अपोज करा है, इनको रिजेक्ट करा है, जो ये रिजल्ट आए हैं उसको रिजेक्ट करा है, बोला है कि भाई इसमें धांधली भी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ें, ये जो इशू है ये तो मैंने आपको बता दिया, बट हमें मेनली जानना ज़रूरी है कि जिम्बाब्वे की जो लोकेशन है वो क्या है। ये देखिए ये अफ्रीका है, इस साहेल रीजन को मैं आपको बता चुका हूँ, ये है साहेल रीजन। इस साहेल रीजन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारा को हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ में, ठीक है। इकोवास के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट, इसके बारे में, इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन के बारे में हमने पढ़ा था, साहिल रीजन के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा यहाँ पे गैबन जो कंट्री थी, इस गैबन के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम अफ्रीका के बारे में पढ़ चुके हैं ना। यहाँ पे जिम्बाब्वे की लोकेशन देख लीजिए, ये है पर्टिकुलरली जिम्बाब्वे की लोकेशन, ठीक है। जिम्बाब्वे का जो पुराना नाम था ना वो था रोडेशिया, ठीक है, ये याद रखिएगा, जिम्बाब्वे का पूरा नाम था रोडेशिया। अब इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं इस पर्टिकुलर जगह को, ठीक है। इधर देखेंगे आप अटलांटिक सी है और इधर देखेंगे आप इंडियन सी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अटलांटिक सी है और इंडिया है, यहाँ इंडियन सी, ये है जिम्बाब्वे। यहाँ पे देख सकते हैं जिम्बाब्वे एक लैंड लॉक कंट्री है, याद रखिएगा। लैंड लॉक कंट्री वो होती हैं जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई होती हैं। इसके जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ईस्टर्न साइड में मोजाम्बिक है, इधर देखेंगे बोत्सवाना है, और यहाँ पे देखेंगे आप नीचे साइड से साउथ अफ्रीका है। अभी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की 15th समिट हुआ था जोहान्सबर्ग में। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ मैं, साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 कंट्रीज़ हैं, एक तो है लिसोथो और एक है इस्वातानी, ठीक है। तो ये 2 कंट्रीज़ है एक है स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड है, एक है स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे लिखा नहीं है, एक है स्विट्ज़रलैंड और एक लिसोथो, ये दोनों साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मोजाम्बिक मैंने बता दिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे हो गई। इधर है ये मेडागास्कर,
तो ये सारी चीज़ें आप आई होप समझ गए होंगे, लोकेशन आपको ध्यान में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अपने जो नीरज चोपड़ा साहब है, ये वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन टू नीरज चोपड़ा। अभी इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल को हासिल करा है। गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पे जीता है। कहाँ पे, जेवलिन थ्रो में। आप सभी को बताइए जेवलिन को थ्रो करते हैं कहाँ पे, 2023 के जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहे थे बुडापेस्ट में, ठीक है। और बुडापेस्ट किसकी राजधानी, हंगरी की राजधानी, याद रखिएगा। इन्होंने 88.17 मीटर का भाला फेंका है और उसी के साथ इन्होंने गोल्ड को जीता है और अपना टिकट ओलंपिक के लिए क्या कर लिया, इन्होंने अपना टिकट हासिल कर लिया है। तो इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं हम नीरज चोपड़ा जी के बारे में। नीरज चोपड़ा को कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने देश का नाम रोशन करा है। सिर्फ अभी 25 साल के लिए हैं और अभी इनका जो भविष्य है और भी ज़्यादा उज्ज्वल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ है ना, एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, NCRP की। तो इसमें क्या बताया गया है कि 200% जो साइबर फ्रॉड है ना, वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। स्पाइक मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बट जो रिकवरी है, अरेस्ट है, वो लो हुए हैं। मतलब लोगों का अरेस्ट जो है वो कम हुआ है। बट जो साइबर फ्रॉड है ना, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि साइबर फ्रॉड होते क्या हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनके द्वारा साइबर फ्रॉड किया जाता है, और इंडिया ने कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिया है जिससे कि साइबर जो थ्रेट है उनको कम किया जाए, साइबर फ्रॉड को कम किया जाए, ठीक है। यानी कि साइबर फ्रॉड तो ज़्यादा हुए हैं बट रिकवरी और अरेस्ट बहुत कम हुए हैं। इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे देखिए डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और ये साइबर स्पेस बढ़ रहा है, उस तरीके से धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, उस तरीके से धीरे धीरे साइबर फ्रॉड होते जा रहा है। तो इन साइबर फ्रॉड को टैकल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इनिशिएटिव हमने हैं और अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने की हमें ज़रूरत है। देखिए साइबर जो वर्ल्ड है किसके लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कंप्यूटर का कल्चर होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है और वर्चुअल रियलिटी होती है, इसके रिलेशन में हम साइबर कहते हैं, ठीक है। अब जो कनेक्शन होता है किसके बीच में, इंटरनेट इकोसिस्टम के बीच में, उसी को ये साइबर स्पेस कहा जाता है। सपोज ये एक कनेक्शन है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क, इसके बीच में जो कनेक्शन है उसको हम साइबर स्पेस कह दे रहे हैं। और जो थ्रेट होता है साइबर स्पेस को, वो क्या करता है, एक साइबर सिक्योरिटी होती है, उसको साइबर जो सिक्योरिटी होती है हमें उस जो थ्रेट होता है जो साइबर सिक्योरिटी साइबर स्पेस का, डेट लीड्स टू एन इशू एंड गिव राइज टू अ नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर स्पेस में जो थ्रेट हो रहा है वो एक इशू को क्या करता है, रेज करता है, और साइबर सिक्योरिटी होना ज़रूरी हो जाता है हम सभी के लिए, ठीक है। अब जो थ्रेट है साइबर स्पेस के, वो क्या क्या है, वो है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सेक्टर्स, क्योंकि सेक्टर्स बहुत सारे इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट बढ़ सकता है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ एक्सपोजर पॉइंट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जो एसेट है कंसंट्रेशन ऑफ एसेट भी वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें साइबर स्पेस के लिए थ्रेट हो सकती हैं। इसके अलावा जो नीति आयोग ने अभी रिपोर्ट में कहा कि जो साइबर जो स्पेस में जो थ्रेट है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, साइबर अटैक्स कौन कौन से चीज़ों को एक्सपोज करता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज कर सकता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, बिजनेस इन्फॉर्मेशन को। तो इसीलिए हमें नीड है साइबर सिक्योरिटी की, एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है हमें साइबर स्पेस में, ठीक है। तो किन किन चीज़ों से साइबर जो स्पेस है, हमें जो साइबर सिक्योरिटी है वो हमारे साइबर स्पेस से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब साइबर अटैक में क्या क्या चीज़ें आ गई, डैमेज ऑफ साइबर स्पेस, मिसयूज ऑफ साइबर स्पेस एंड इकोनॉमिक स्पाइनेज, ठीक है। इकोनॉमिक स्पाइनेज मतलब क्या होता है ना, रैंसमवेयर होता है। तो जब साइबर थ्रेट होता है, जब रैंसमवेयर अटैक होता है, तो क्या करता है, जो साइबर अटैक वाला होता है वो क्या करता है, कुछ पैसे मांगता है, तो इकोनॉमिक स्पाइनेज कहते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, साइबर थ्रेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए किस किस तरीके के अपने साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए वायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है, जब किसी कंप्यूटर में घुस जाता है ना, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपनी बहुत सारी कॉपियाँ बना देता है, जिससे हमारा जो सिस्टम होता है ना पूरा का पूरा हैंग हो जाता है। इसके अलावा हैकिंग वेबसाइट में क्या होता है कि जो साइबर थ्रेट वाला होता है, जो हमारे जो वेबसाइट होते हैं उसको अनऑथराइज एक्सेस कर लेते हैं, जिससे कि उसको सारी हमारी पर्सनल डिटेल के बारे में पता चल जाता है। मैलिशियस कोड ऐसा कोड होता है जो कि एक सिक्योरिटी थ्रेट
को हमारी जो सिक्योरिटी उसको ब्रीच करते हैं और क्या करते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें अलग अलग चीज़ें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो पूरा सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है। इसके अलावा वार्म एंड ट्रोजन क्या होते हैं, वार्म एंड ट्रोनेज क्या होते हैं, ये एक प्रकार के मेलवेयर है। मेलवेयर मतलब मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को इस तरीके से शो करते हैं कि भाई हम तो क्या है, हम तो मतलब सही वाले सॉफ्टवेयर हैं, अच्छे वाले सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ करें, बट जैसे आप इनको खोलोगे ना तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेंगे और आपकी जो ड्राइव होगी, हार्ड ड्राइव वगैरह सब चीज़ को करप्ट कर लेंगे, डैमेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है वार्म एंड ट्रोजन, अपने आप को एक रियल सॉफ्टवेयर की तरह दिखाते हैं बट होते ये मालवेयर हैं। इसके अलावा थेफ्ट एंड फिशिंग, थेफ्ट एंड फिशिंग में क्या होता है ना कि आपके पास एक फ्रॉड ईमेल वगैरह आ जाएंगे और जैसे आप उन पर क्लिक करोगे ना तो वो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी उसको एक्सेस कर लेंगे। तो ये होता है थेफ्ट एंड फिशिंग। अब DOS एंड DDoS क्या होता है, DOS का मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और DDoS का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब इसमें क्या होता है ना कि जो अटैकर होता है वो क्या करता है, फ्लडिंग ऑफ सरप्लस रिक्वेस्ट आपको भेजता है, मतलब बहुत सारी रिक्वेस्ट आपको भेजेगा, धड़ाधड़ 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 आपको रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। और इससे क्या होगी, जो आपकी मशीन होगी ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी बिल्कुल, और डिस्टर्ब हो जाएगी तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ होती है DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस, आप अपनी सर्विस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। और DDoS क्या होता है, जब वो जो फ्लडिंग ऑफ रिक्वेस्ट है ना, जब वो डिफरेंट वेरियस एंड से आती है ना तो उसे बोलते हैं DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। साइबर स्पिनर्स का मतलब होता है आप पे कोई नज़र बिठा के रख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको एक्सेस कर रहा है इलीगल तरीके से। साइबर वारफेयर क्या होता है, साइबर वारफेयर का मतलब होता है कि डेलिबरेटली अटैक कर रहा है, मतलब जानबूझ के अटैक कर रहा है आपके जो सिस्टम है उस पर। जैसे बहुत सारी कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए डिलिबरेटली मतलब जानबूझ के अटैक करते हैं सो डेट वो वहाँ का एक्सेस ले सकें, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020, जहाँ पे साइबर अवेयरनेस दी जाएगी लोगों को। इसके अलावा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो कि IT एक्ट 2000 के अंदर आया था, और ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन एंड रेजिलेंट ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इंडिया का साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे I47 भी कहते हैं, जो कि 2020 में सेटअप हुआ था, और ये क्या करेगा, ये डिटेल जितने भी साइबर क्राइम हैं उनको कॉम्प्रेसिव एंड कोऑर्डिनेशन मैनर में उनको देखेगा कि ये क्या चीज़ें हैं और उनसे डील करेगा। इसके अलावा साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव्स हैं। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव को 2018 में लॉन्च किया था। इसका एम ये था कि ये अवेयरनेस को स्प्रेड कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके किसकी, CISO क्या है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, जो अपनी नेशनल पॉलिसी ऑफ साइबर सिक्योरिटी आई थी ना 2013 में, उसके अंदर ये बनाए गए थे चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो इनकी कैपेसिटी को बिल्डिंग करने का काम किसका है, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव्स का। अब इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र में ये बोला गया है कि जो आपका सिस्टम है उसमें जो भी वायरस है, मालवेयर है, उनको क्या कर लीजिएगा, आप वाइपर आउट कर लीजिए। तो इसी को ही साइबर स्वच्छता केंद्र बोला गया। इसके अलावा आप सभी को पता है IT एक्ट 2000 में आ गया था, और IT एक्ट 2000 में यही बोला गया था कि किस तरीके से रेगुलेट होनी है चीज़ों ने, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सारी चीज़ें जो अपना डाटा है वो किस तरीके से रेगुलेट होना है, ये सारी चीज़ें IT एक्ट 2000 में है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जो भी आपके साइबर रिलेटेड जो भी आपके पास क्राइम हुए है इस पोर्टल पे आप जाके वहाँ पे बता सकते हैं। तो एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है यहाँ पे, जहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं साइबर क्राइम की ऑनलाइन, ठीक है। इसके अलावा डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ याद रहे ना रहे पर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रहनी चाहिए, डेट इज़ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, जिसे CERT-N भी कहते हैं। ये जो पर्टिकुलर जो ये CERT-N है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। ये कलेक्ट करती है, एनालिसिस करती है साइबर थ्रेट्स को और इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करती है, मतलब फैलाती है इन्फॉर्मेशन को, जो भी साइबर रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स हैं, साइबर रिलेटेड जितने भी जो साइबर रिलेटेड थ्रेट्स हैं उनके बारे में बताती है, और साथ साथ ये भी बताती है कि आपको किस तरीके से अपने जो सिस्टम है उसको सेफ रखना है। तो ये बेसिकली अलर्ट कराती है किस चीज़ से, जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनसे क्या कराती, अलर्ट कराती। अभी आप इसकी वेबसाइट पे भी जाओगे ना CERT-N की, तो वहाँ पे वेरियस तरीके के
थ्रेड्स के बारे में बताया रहता है कि किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जितना भी चीज़ें मैंने अभी तक बताई आपको, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको हमारा जो लेक्चर है वो अच्छा लगा या आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे कि आपकी तैयारी में मदद मिल रही है, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।